जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में अर्थशास्त्र के संदर्भ में कई सारी चीज़ों को पढ़ा और हमने अर्थशास्त्र के संदर्भ में यह देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था या पूरा अर्थशास्त्र जो है वो दो पक्ष, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को इंगित करता है या मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की विवेचना करता है। हम मांग और मांग के संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके दूसरे पहलू पूर्ति और पूर्ति संबंधी सभी नियम तथा पूर्तिकर्ता यानी उत्पादक के संदर्भ में कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पूर्ति का संबंध उस वस्तु या सेवा की मात्रा से लगाया जाता है जो बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध है या जिसे उत्पादक ने निर्मित किया हुआ है और निर्माण के बाद बाजार में विक्रय के लिए ले आया है। परंतु अर्थशास्त्र में पूर्ति का तात्पर्य थोड़ा विस्तृत है। अगर हम कहें कि 2000 क्विंटल गेहूं की पूर्ति मार्केट में है तो यह कथन अपने आप में संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उस 2000 क्विंटल गेहूं की मात्रा के साथ समय और कीमत का विवेचन नहीं है। जब यही सेंटेंस इस तरह कहा जाए कि आज बाजार में 2000 क्विंटल गेहूं की मात्रा 1800 रुपये प्रति क्विंटल पर उपलब्ध है, तो यह पूर्ति कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने समय का भी उल्लेख किया और इसमें हमने मात्रा का भी उल्लेख किया तथा एक विशेष कीमत का उल्लेख किया। तो अर्थशास्त्र में पूर्ति का तात्पर्य वस्तु की या सेवा की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे एक निश्चित समय अवधि में या जिसे एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर दर्शाया जाए। इस प्रकार पूर्ति के संदर्भ में हम इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। पूर्ति वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जो एक विशेष समय पर मार्केट में बेचने के लिए उपलब्ध है। दूसरी चीज, पूर्ति के लिए एक निश्चित कीमत का होना अनिवार्य है, यानी मात्रा जो विक्रय के लिए उपलब्ध है उसकी एक विशेष कीमत भी दर्शाई जानी चाहिए। तीसरी चीज, उत्पादक द्वारा इस वस्तु को बेचने की इच्छा भी मार्केट में होनी चाहिए। और इसका अगला तत्व है कि किसी भी प्रकार की जो वस्तु या सेवा है उसकी कुल मात्रा को हम पूर्ति के रूप में देखते हैं। जब हम पूर्ति की विवेचना करते हैं तो पूर्ति को हम दो संदर्भ में देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत पूर्ति और दूसरा बाजार पूर्ति। चलिए आते हैं सबसे पहले हम व्यक्तिगत पूर्ति पर। व्यक्तिगत पूर्ति जिसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं, जब किसी एक उत्पादक के द्वारा या एक फर्म के द्वारा वस्तु की पूर्ति को दर्शाया जाता है, यानी एक विशेष कीमत पर विशेष समय पर किसी एक फर्म के द्वारा पूर्ति या सप्लाई की गई वस्तु की वह मात्रा जो मार्केट में बेचने के लिए उपलब्ध है उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति या इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। दूसरी तरफ बाजार पूर्ति। बाजार पूर्ति किसी एक समय विशेष में बाजार में उपलब्ध सभी फर्में या सभी उत्पादकों द्वारा वस्तु की जो कुल मात्रा मार्केट में बेचने के लिए उपलब्ध है उसे हम बाजार पूर्ति के रूप में दर्शाएंगे, जिसे हम मार्केट सप्लाई भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि जब बाजार में या मार्केट में किसी भी वस्तु के जितने भी उत्पादक हैं वे सभी उत्पादक एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में जितनी भी मात्रा को बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं या जिसे बेचते हैं उसे हम बाजार पूर्ति कह सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने मांग के संदर्भ में देखा था कि किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा जब की जाती है तो वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। ठीक इसी तरह से जब कोई उत्पादक बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति करता है तो वह पूर्ति भी अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, और अगर पूर्ति इन कारणों में से किसी भी कारण के बदलने की वजह से बदल जाती है, यानी पूर्ति की मात्रा मार्केट में कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम पूर्ति के फलन के रूप में दर्शा सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें फलनात्मक संबंध होता है, जिसे हम एक सूत्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप एक सूत्र देख पा रहे हैं। इस सूत्र के अनुसार हमने S6 इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिया हुआ है
PX, PR, N, G, P, T, E और G। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी उन सारे तत्वों को बता रही हैं जो पूर्ति को प्रभावित करेंगी। इन तत्वों को अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो हम कहेंगे यहाँ पर SX इज इक्वल टू फंक्शनेट बाय, ब्रैकेट में जितने लिखे हुए तत्व हैं वे तत्व हैं जो पूर्ति को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले PX यानी उस वस्तु की पूर्ति जिसके संदर्भ में हम पूर्ति या सप्लाई की बात कर रहे हैं। जब इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाएगा तो वह उस वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा है उसे भी प्रभावित कर देगी। दूसरा है PR यानी उससे संबंधित जो वस्तु है उसकी कीमत। तो जब उससे संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन आता है तो वह पूर्व वस्तु यानी कि X वस्तु की सप्लाई उसकी पूर्ति को मार्केट में प्रभावित करती है। T फॉर टेक्निक, जिसे हम तकनीक के रूप में जानेंगे। तो जब तकनीक परिवर्तित हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा मार्केट में बढ़ जाती है, यानी किसी वस्तु की पूर्ति मार्केट में बढ़ जाएगी। इसके बाद जब हमने P लिया हुआ है, P किसे डिनोट कर रहा है? यह साधनों की कीमत को डिनोट कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु का निर्माण उत्पादन के 5 साधनों से संभव है। तो जब इन साधनों की कीमत में कोई परिवर्तन आता है उसकी वजह से जिन साधनों के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जा रहा होता है उस वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। N जो फर्म की संख्या को बता रहा है। बाजार में जैसे जैसे फर्म की संख्या बढ़ती जाती है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे फर्मों की संख्या कम होती जाती है पूर्ति भी कम होती जाती है। G जिसे हम गोल के रूप में देख रहे हैं यानी फर्म के उद्देश्य जो है वह भी बाजार में वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जब किसी फर्म का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है तो वह बाजार में वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देते हैं। इसके बाद E जो है वह भविष्य में संभावित कीमतों को दर्शा रहा है। जब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने की संभावना होती है तो वह वर्तमान में वस्तु की जो पूर्ति है उसको प्रभावित कर देता है। और जैसा कि सूत्र में हम अगला एक देख रहे हैं पॉइंट जिसे हम G यानी गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में दर्शा रहे हैं, सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीति में परिवर्तन की वजह से भी वर्तमान में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार सूत्र में लिखे हुए सभी तत्व पूर्ति की मात्रा या वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं और जब इसको हम एक फलन के रूप में दर्शाते हैं तो यह फंक्शनेट होता है और हम कह सकते हैं एसेस फंक्शनेट बाय दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, पूर्ति को हम तालिका और चित्र दोनों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जब हम पूर्ति को किसी एक टेबल के माध्यम से दर्शाते हैं जिसमें हम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर वस्तु की उपलब्ध मात्रा या सप्लाई की गई क्वांटिटी को शो करते हैं तो इसे हम पूर्ति तालिका कहते हैं। और जब इसे ही हम चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह पूर्ति का रेखा चित्र कहलाता है। हम पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति तथा बाजार पूर्ति दोनों को ही तालिका और चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत तालिका देख रहे हैं। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका में यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी एक सप्लायर, किसी एक फर्म के द्वारा सप्लाई की जाने वाली क्वांटिटी को हमने एक पर्टिकुलर प्राइस पर शो किया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है उस फर्म के द्वारा सप्लाई की जाने वाली क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। जब इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो एस लाइन है यह सप्लाई को शो कर रही है। इस पूरे रेखा चित्र में हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर हमने वस्तु की कीमत को लिया हुआ है और कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार जब हम अगली एक तालिका देख रहे हैं, इस तालिका में अब हम
कई सारी फर्में, यहाँ पर उदाहरण में हमने 3 फर्मों को लिया हुआ है। ए, बी, सी 3 फर्म अलग अलग कीमत पर वस्तु की पूर्ति को दर्शा रही हैं और जब इन सभी पूर्ति का हम योग कर रहे हैं तो वह बाजार की कुल पूर्ति को दर्शा रहे हैं। और जब इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ए फर्म, बी फर्म और सी फर्म, तीनों फर्म की पूर्ति को S1, S2 कर्व से दर्शाया जा रहा है और इसके ऊपर वाली जो लाइन है वह बाजार की कुल पूर्ति को दर्शा रही है। बच्चों, जैसा हमने उपभोग का नियम देखा था वैसे ही यहाँ पर मांग के नियम से संबंधित अब एक और नियम है जिसे हम पूर्ति का नियम कहेंगे। जैसा कि हम अर्थशास्त्र को 2 संदर्भ में पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता के संदर्भ में और पूर्तिकर्ता या उत्पादक के संदर्भ में। तो जहां हम मांग का नियम पढ़ते हैं जो मांग और कीमत में विपरीत संबंध को बताता है, वहीं अब हम पूर्ति के नियम को पढ़ेंगे जो वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध को बताता है। पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत कम होने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। क्योंकि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पूर्ति कई तत्वों से प्रभावित होती है जिसमें कीमत भी एक तत्व है। प्रोफेसर वॉटसन ने कहा है कि अगर अन्य बातें समान रहें और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए जिसकी वजह से अगर वस्तु की सप्लाई या वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन आ जाए तो यह पूर्ति का नियम कहलाता है। और इसके अनुसार अगर अन्य बातें समान हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती जाती है और वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति कम होती जाती है। इसे हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तालिका में जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने वस्तु की कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 और 5 रुपये लिया हुआ है। वहीं अब हम वस्तु की पूर्ति को भी दर्शा रहे हैं और वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने के साथ साथ समान रूप से बढ़ती जा रही है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो पूर्ति 1 यूनिट के बराबर है और जैसे जैसे इसकी कीमत में वृद्धि हुई वैसे वैसे इसकी जो पूर्ति की मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती गई। इस प्रकार यह नियम यहाँ पर पूरी तरह से लागू हुआ। अब हम जब इसे रेखा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं तो रेखा चित्र में यहाँ पर हमने ओ एक एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को लिया हुआ है, जिसमें एस कर्व, एस जो रेखा है वो इसकी सप्लाई या इसकी पूर्ति की मात्रा को दर्शा रही है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे यह वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यह एक पॉजिटिव लाइन है, यह एक सकारात्मक रेखा है जो कीमत की वृद्धि के साथ साथ वस्तु की सप्लाई की मात्रा में वृद्धि को भी प्रदर्शित करती है। और हम कह सकते हैं इस सप्लाई कर्व के थ्रू कीमत और वस्तु की सप्लाई की गई जो मात्रा है उसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि पूर्ति कई तत्वों से प्रभावित होती है। अगर हम इसमें वस्तु की कीमत को एक तरफ रखें और बाकी कारणों को एक तरफ रखें तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से पूर्ति में कोई परिवर्तन आता है तो इसे हम पूर्ति का विस्तार कहेंगे। इसके अनुसार जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है तो केवल कीमत में परिवर्तन की वजह से ये परिवर्तन आया है और अन्य बातें समान रहीं। तो जब पूर्ति में वृद्धि हो गई इसे हम पूर्ति का विस्तार कहेंगे। इसे हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उपरोक्त तालिका के अनुसार वस्तु की कीमत जब 2 रुपये थी तब वस्तु की मांगी गई मात्रा या तब वस्तु की पूर्ति जो है वो 1 यूनिट के बराबर थी। और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, जब वस्तु की कीमत बढ़कर 8 रुपये हो गई तब वस्तु की पूर्ति भी पहली इकाई से बढ़कर 4 इकाई पर आ गई। यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि हो गई। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर एस कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है
और यह जो बढ़े हुए एरो हैं ये हमें कीमत में वृद्धि के साथ साथ वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि को दर्शा रहे हैं। यहाँ यह पॉजिटिव एरो है और एसएस कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि हुई। इसी प्रकार ठीक पूर्ति के विस्तार के विपरीत पूर्ति का संकुचन होता है, और जब वस्तु की कीमत में कमी आने की वजह से कि वस्तु की पूर्ति में भी कमी आ जाए तो इसे हम पूर्ति का संकुचन कहेंगे। इसे भी हम एक तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उपरोक्त तालिका के अनुसार जब वस्तु की कीमत 6 रुपये है तब वस्तु की पूर्ति 5 इकाई के बराबर, और जैसे ही वस्तु की कीमत घटकर 6 से 2 रुपये हो जाती है तब वस्तु की पूर्ति भी घटकर 5 से 2 इकाई पर आ जाती है। पूर्ति के संकुचन को भी हम एक रेखाचित्र के माध्यम से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एसएस कर्व पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो एरो है यह बैक साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब जब कीमत ढलात्मक है, कीमत कम हो रही है, तो पूर्ति भी पीछे की तरफ आ रही है। सारे एरो जीरो की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति में भी कमी आ जाती है। इसके साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। यहाँ पर जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या कीमत की बजाय जब अन्य तत्वों से पूर्ति प्रभावित हो जाए, जैसे साधन की कीमत, तकनीक या फिर भविष्य में वस्तुओं की कीमतें, सरकार की नीतियाँ, इनमें से किसी भी कारण की वजह से जब पूर्ति में वृद्धि या कमी हो जाती है, जब पूर्ति घट जाती है या बढ़ जाती है, तो इसे हम पूर्ति में कमी या पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत समान है। दोनों की दशा में वस्तु की कीमत 100 रुपये है, लेकिन वस्तु की पूर्ति अचानक बढ़ गई। जब वस्तु की कीमत 100 रुपये थी तब वस्तु की पूर्ति 200 इकाई थी। कीमत समान रहने पर भी मार्केट में वस्तु की पूर्ति 200 से 300 इकाइयों पर आ गई। और जब हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ यह स्पष्ट होगा। यह एरो इस बात का इशारा कर रहा है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अन्य किसी कारण की वजह से बाजार में पूर्ति बढ़ी, तो इसे हम पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। इसी प्रकार पूर्ति में कमी, जब अन्य कारणों की वजह से, जिन कारणों को मैंने आपको बताया उनमें से किसी भी कारण की वजह से जब पूर्ति में कमी आ जाती है, यानी कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर अन्य किसी कारण की वजह से अगर मार्केट में किसी वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाए तो इसे हम पूर्ति में कमी कहेंगे। इसे भी हम एक तालिका के माध्यम से समझ पा रहे हैं। वस्तु की कीमत वही है, लेकिन पूर्ति 400 यूनिट से घटकर 200 यूनिट पर आ गई। यहाँ पर चित्र के माध्यम से जब हम देखेंगे, यहाँ पर यह जो एरो है यह हमें इस बात को बता रहा है कि अब पूर्ति पहले की तुलना में किसी अन्य कारण से प्रभावित होकर कम हो गई। इसे हम पूर्ति में कमी कहेंगे। बच्चों, पूर्ति का नियम हमें यह तो बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन कितने प्रतिशत का होता है या किस अनुपात में होता है, पूर्ति का नियम हमें यह नहीं बताता। तो इसे हमें पूर्ति की जो लोच है वह हमें बताती है। लोच जिसे हम इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं और जिसे हम इलास्टिक के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक रबर बैंड को देखते हैं तो जब रबर बैंड को हम खींचते हैं तो जितना खींचने पर उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, हम मान सकते हैं कि रबर बैंड में इलास्टिसिटी है। इसी प्रकार जब मार्केट में कई तत्वों के प्रभावित होने की वजह से पूर्ति की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए, यानी उसमें इलास्टिसिटी आ जाए, उसमें चेंज आ जाए, तो इसे हम पूर्ति की लोच से समझ सकते हैं। लेकिन कितना परिवर्तन आएगा उसे हमें पूर्ति की लोच और विस्तृत ढंग से बता देती है। पूर्ति की लोच को हम 5 श्रेणियों में पढ़ सकते हैं। पहला, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, जिसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं। और तीसरा है इकाई लोचदार पूर्ति, जिसे हम यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। चौथा है अधिक लोचदार पूर्ति, जिसे हम हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे।
और अंत में है कम लोचदार पूर्ति, जिसे हम लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। चलिए आइए अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्णतः लोचदार, जिसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी हो। यहाँ पर एक चित्र और तालिका के माध्यम से हम समझेंगे कि वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ती गई। जब हम इसे ग्राफ में देखेंगे तो हम यह पाते हैं कि यहाँ पर पूर्ति वक्र यानी एसएस कर्व जो है वो एक्स लाइन के हॉरिजॉन्टल बन रहा है या उसके पैरेलल एक सीधी रेखा के रूप में बन रहा है। तो इसे हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहेंगे। यहाँ पर ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की परिस्थिति वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती। दूसरे नंबर पर है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का तात्पर्य यहाँ पर होगा कि जब वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो, लेकिन वस्तु की पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए। इसे हम एक चित्र के माध्यम से और तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। और चित्र में हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हुआ, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन 10-10 रुपए का परिवर्तन आया और वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर जो पूर्ति वक्र बनेगा, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, पूर्ति वक्र एक लंबवत रेखा के रूप में बनेगा, यानी यह y रेखा के पैरेलल बनेगा, जो हमें ये बता रहा है कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हुआ। वस्तु की कीमत 10 रुपये से 20 रुपये, 20 रुपये से 30 रुपये पर पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर जो पूर्ति थी वह स्थिर रही और वह 10 इकाइयों पर ही निश्चित रही। यहाँ पर ES इज इक्वल टू 0 होगा, यानी यहाँ पर लोचता शून्य है, क्योंकि यह पूर्णतः बेलोचदार सप्लाई है या पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति है। तीसरा है इकाई लोचदार पूर्ति। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जब वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन कीमत की इकाई के अनुसार हो, यानी जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में आए ठीक उतने ही प्रतिशत या उतने ही अनुपात का परिवर्तन वस्तु की पूर्ति में आ जाए, तो इसे हम वस्तु की इकाई लोचदार पूर्ति कहेंगे। इसे भी हम चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और हम देख रहे हैं वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई, यानी इसमें 50% का परिवर्तन आया। और वस्तु की पूर्ति में भी 100 से 150 होने पर 50% का परिवर्तन देखने को मिला। तो जब समान परिवर्तन हो रहा है, इसे हम इकाई लोचदार पूर्ति कहेंगे। चित्र में जब हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि SS कर्व जो है वह पूर्ति को दर्शा रहा है। यहाँ पर ES इज इक्वल टू 1 होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगला है अधिक लोचदार पूर्ति। यहाँ पर इसे हम तालिका के माध्यम से अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन 50% का आया और कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई, लेकिन पूर्ति में परिवर्तन उससे ज़्यादा यानी 100% का परिवर्तन आया। तो यहाँ पूर्ति का परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए इसे अधिक लोचदार पूर्ति कहेंगे। इसे भी अगर हम रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो यहाँ दोनों ही जगह पर जो गैप हमें दिखाई दे रहा है वह स्पष्ट रूप से यह इंगित कर रहा है कि पूर्ति में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन की तुलना में अधिक मात्रा में हुआ है। यहाँ पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। और इसके बाद अंत में है कम लोचदार पूर्ति। इसे भी हम तालिका के माध्यम से देखेंगे तो कीमत में परिवर्तन 50% का आया और इसकी जो पूर्ति थी उसमें परिवर्तन इसकी तुलना में कम अनुपात में आया। यहाँ पर जब हम इसे चित्र के माध्यम से देखेंगे, जहाँ पर कीमत में परिवर्तन ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, वहीं पूर्ति में परिवर्तन कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1। तो इस प्रकार अब हमने पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियों को पढ़ा और मुझे आशा है कि आपको ये 5 श्रेणियां समझ में आ गई होंगी। बच्चों, आज के अध्याय में हमने पूर्ति का अर्थ और पूर्ति के विस्तार, संकुचन, इसमें वृद्धि, इसमें कमी, साथ ही साथ पूर्ति की लोच और इसकी सभी श्रेणियों को पढ़ा।
मुझे पूरी आशा है कि अब आप पूर्ति के इन सभी